हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए हम अपने बेसिक्स यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर में जब मैं आपको एल्कोहल्स, फिनोल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स जब वो पढ़ाऊंगी तब उनके साथ साथ ही मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आइसोमेरिज्म के बारे में डील करूंगी कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं, मेनली दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स के बारे में बात करूंगी। कॉन्फिगरेशन में फिर हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगी। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, क्या मतलब होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। मतलब क्या कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे जो भी हमारे पास कंपाउंड है, लाइक हमारे पास कोई अल्केन है, कोई एल्कीन है, कोई एल्काइन है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, डिफरेंस आता है इनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, डिफरेंस आता है इनके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में किस तरीके से डिफरेंस आएगा, सपोज कर लो कि हमारे पास कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उसमें एक ऑक्सीजन आटम है। अब हमें नहीं पता कि वो ऑक्सीजन आटम अल्कोहलिक ग्रुप की तरह है, वो एल्डिहाइड ग्रुप की तरह है, वो कीटोनिक ग्रुप की तरह है। तो इन सब के बारे में जो कंबाइन करके जो इनको हम एक कॉमन नेम देते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे होता है, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। जिस तरीके से जो एटम्स होते हैं आपस में अटैच्ड होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं ना, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हमारे डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आइसोमर, सबसे पहली टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, वो होता है चेन आइसोमर। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें है ये जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, चेन आइसोमर्स। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे जिन टॉपिक्स पे, वो भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेन आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, चेन आइसोमर्स का मतलब है, देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसमें सब कुछ सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है कि उसमें जो एटम्स है वो किस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तो नॉर्मल ब्यूटेन को हम लोग कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये जो चारों कार्बन थे ये सेम ही एक ही मेन चेन में अटैच थे। अगर एक कार्बन की ब्रांचिंग हो जाए तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH। ठीक है, अब ये जो दोनों कंपाउंड्स है हमारे पास, ये डिफर कहाँ पे कर रहे हैं, ये डिफर कर रहे हैं जो आपके पास जो यहाँ पे मेन चेन है उसमें डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग है। तो इसलिए ये जो दोनों कंपाउंड्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन वो डिफर कहाँ पे कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कार्बन एटम्स आप में अटैच्ड है, उनको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स बोलते हैं। तो एक इसके एग्जांपल हो गए चेन आइसोमर्स के, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि किस तरीके से ये कार्बन एटम्स आपस में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, CH3 CH2 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 OH। ठीक है, अब देखो ये एक हमारा कंपाउंड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर ये होता, ये कंपाउंड होता सपोज, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे है कि किस तरीके से ये जो कार्बन एटम्स है वो आपस में अटैच्ड है। तो ये भी क्या है, आपस में चेन आइसोमर्स है। ठीक है, तो पहली जो क्लासिफिकेशन होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, वो बिल्कुल बेसिक सी क्लासिफिकेशन है कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने चेन आइसोमर्स के बारे में डिस्कस किया। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, कि हमारे पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमर्स का क्या मतलब है। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स कौन होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। डिफरेंस कहाँ पे इसमें आता है, इसमें डिफरेंस आता है पोजीशन ऑफ, कोई भी उस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कोई भी यहाँ पे
फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उनकी पोजीशन में, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो अगर कोई भी हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि उनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है, या फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल की, या फिर अगर मैं बात करूँ 2 ब्यूटेनॉल की, तो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन इसके केस में ये जो OH ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है। मतलब डिफर कहाँ पे कर रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे, फॉर्मूला तो सेम ही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए। इनको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सिंपल यहाँ पे 1 ब्यूटीन की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, और अगर मैं बात करूं 2 ब्यूटीन की, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है। तो इनमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तो इसलिए ये क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। इनको हम पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी क्लासिफिकेशन थी सेकंड हमारी की पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनमें डिफरेंट कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फंक्शनल आइसोमर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, कुछ भी इनमें से मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट बेसिक से बातें ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन वो डिफर करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ठीक है, ये कहना ठीक नहीं है, हम ये कहेंगे कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, उनको भी हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। जरूरी नहीं कि फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होगा, मेनली हमें क्या चाहिए कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसिड की, सपोज ये क्या है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, और एक हमारा कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये क्या हमारा एक एसिड है और ये हमारा एक ईस्टर है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए आपस में, ये दोनों हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे फंक्शनल आइसोमर्स। सेकेंडली, ऐसे ही अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, फॉर्मूला एल्डिहाइड का क्या होगा, CH3 CH2 CHO। ठीक है, और कीटोन्स में मैं मान लेती हूँ ये है हमारे पास एसीटोन, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, एसीटोन हमने ले लिया। अब ये जो दोनों है देखो, ये हमारे पास दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप पे। तो ये दोनों भी क्या हो गए हमारे पास, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स की, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स की, लाइक मैं बात करती हूँ यहाँ पे RCN, लाइक RCN साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है इससे अटैच होता है, तो ये क्या बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो ये हमारे साइनाइड्स है और ये हमारे आइसोसाइनाइड्स है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम है, ये R सपोज कर लो यहाँ पे क्या है CH3 है और ये भी CH3 है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। डिफरेंस क्या है इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप में, ये हमारा साइनाइड ग्रुप है और ये हमारा आइसोसाइनाइड ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट ही है, तो मेन क्या होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, ये नेक्स्ट अगर हम और एग्जांपल देखें, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्कोहल्स और ईथर्स की, अल्कोहल्स और ईथर्स की, तो वो भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अगर मैं बोलूं कि CH3 CH2 OH अल्कोहल है और हमारा ईथर है CH3 OCH3, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, सपोज कर लो ये हमारा क्या है, एक डाईईन है। ठीक है, ये हमारा एक डाईईन है H2CH2, यहाँ पे एक H आएगा और यहाँ पे एक H आएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक अल्काइन है, सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, अब ये जो दोनों है हमारे पास, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है
लेकिन देखो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे पास एल्कीन है, ये एल्काइन है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट ही होगी। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा, लेकिन ये जो दोनों कंपाउंड्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी हमारे फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर। तो वो सभी कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो उनको हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की, चाहे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे CH3 CH2 NH2 की, या फिर अगर मैं बात करती हूँ CH3N CH3H, ये एक प्राइमरी अमीन है और ये एक सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इसी वजह से जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी हमारी आइसोमेरिज्म की कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे मेटामर्स। मेटामर्स क्या होते हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं मेटामर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी डाइवेलेंट एटम है, डाइवेलेंट लाइक अगर ऑक्सीजन है, सल्फर है, इस तरीके से कार्बोनिल है और C डबल बॉन्ड O ईस्टर है, इस तरीके से डाइवेलेंट एटम है, तो इस डाइवेलेंट एटम के अगर दोनों साइड पे जो ग्रुप्स लगे हो वो डिफरेंट हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक है हमारा क्या CH3, ये है हमारा क्या CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, और सेकेंड हम मान लेते हैं कि ये है हमारा CH3O CH2 CH2 CH3। तो देखो इस ऑक्सीजन में यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो इस ऑक्सीजन में दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप लगे हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन के एक साइड पे तो मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे प्रोपाइल ग्रुप है, यानी कि ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के मेटामर्स है। यानी कि अगर इस डाइवेलेंट एटम के दोनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो तो उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, उन दोनों को हम लोग मेटामर्स बोलते हैं। ठीक है, देखो अब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, हमें इन दोनों का रिलेशन बताना है। ठीक है, कंपाउंड क्या है, देखो कंपाउंड है हमारे पास ये, अब बताना है कि क्या ये मेटामर्स होंगे। तो देखो यहाँ पे ये CH3 ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ पे ये जो रिंग है ये ऑक्सीजन के साथ है, तो मतलब कि ये जो हमारा ग्रुप है ना इसके दोनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं और इन दोनों ये दोनों क्या है आपस में ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं दोनों उसमें, तो ये दोनों भी क्या है आपस में मेटामर्स है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताओ क्या ये मेटामर्स है, अब मैं एक और कंपाउंड बना रही हूं उसमें बताना है कि क्या ये मेटामर्स है। इन दोनों को हमें रिलेट करना है, बताना है कि क्या ये मेटामर्स है। देखो अब देखो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन आटम है, ठीक है, एक साइड पे CH3 लगा है, एक साइड पे ये साइक्लोब्यूटेन की रिंग लगी है, ऐसे ही इस ऑक्सीजन में एक साइड पे साइक्लोब्यूटेन की रिंग है और एक साइड पे CH3 है। तो अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं इस तरीके से तो ये नीचे वाला कंपाउंड आ जाएगा, मतलब कि ये दोनों तो आपस में आइडेंटिकल है ना, क्योंकि इसको फ्लिप करने पर यही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो ये जो हमारा ग्रुप है, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक कार्बन के साथ अटैच था, एक ऑक्सीजन के साथ अटैच था, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल ऑक्सीजन आटम है, ये दोनों तो सेम ही है, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो ये मेटामर्स नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिकल्स है, ये आइडेंटिकल्स है। तो इन कंपाउंड्स को हम लोग आइडेंटिकल्स बोलते हैं, मेटामर्स नहीं बोलते। ठीक है, तो मेटामर्स क्या होते हैं, जब डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड पे जब डिफरेंट ग्रुप लगे हो, हमें दोनों को रिलेट करना हो और यहाँ पे इस डाइवेलेंट ऑक्सीजन की दोनों साइड पे यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो तो उनको हम लोग मेटामर्स बोलते हैं। ठीक है, और चेक कर लेना यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मेटामर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको फ्लिप करने पर यही आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे कार्बन एटम चेंज हो रहे हैं, कार्बन एटम चेंज हो रहे होते, ये रिंग ना होती तो यहाँ पे मेटामर्स होते। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी आइसोमर्स की, जो कि क्या थी, मेटामर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, वो क्लासिफिकेशन है हमारी रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स,
ठीक है। अब रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? अब कोई हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वो असाइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं। अभी आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग की, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन रिंग की इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि C डबल बॉन्ड C, CH3 CH2, ये भी क्या है? C3H6। मतलब ये जो C3H6 फॉर्मूला है ना, ये साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और असाइक्लिक फॉर्म में भी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स हो गए। तो इस तरीके से हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स को बोलते हैं जब कोई कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वो असाइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात रह गई छोटी सी, क्या कि अगर वो मुझे क्वेश्चन दे दे, बोले कि बताओ, हमने यहाँ पे अभी तक जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है उनके 6 टाइप्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। वो बोले कि C4H8 एक कंपाउंड है, बताओ उसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना, देखो, अब ये अगर एल्केन होता सिंपल तो फॉर्मूला उस अकॉर्डिंग होता C4H10 होता, लेकिन ये क्या है? C4H8, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास कोई फॉर्मूला दिया हो ना, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक ऐसी टर्म है जो आपको बताएगी कि उसमें कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो जब भी कोई ऐसा कंपाउंड गिवन हो तो उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो। अब ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है हाफ इनटू जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन एटम है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस जितने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होते हैं, मतलब या फिर यूनिवेलेंट कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये लिख लेना कि यूनिवेलेंट एटम कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब यूनिवेलेंट होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम है उनको माइनस कर दो और जितने ट्राईवेलेंट एटम है लाइक नाइट्रोजन, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन एटम कितने हैं हमारे पास? कार्बन एटम है 4, तो 4 + 2 6 माइनस 4 + 2 यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ कार्बन एटम, तो कितने हो जाएंगे? 8 + 2 10 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1। तो यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब एक डबल बॉन्ड है यही नहीं होता, इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब है कि इसमें एक रिंग भी हो सकती है। एक रिंग एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को डिनोट करती है, ठीक है। तो देखो इसके हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसमें एक रिंग भी हो सकती है, मतलब इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है और एक हमारे पास असाइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो पहले हम लोग दोनों बना के देख लेते हैं। पहले अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो C4H8 का साइक्लिक स्ट्रक्चर ये होगा, तो एक तो ये हो गया इसका पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा एक इसमें ये भी पॉसिबल है कि 3 मेंबर्ड की रिंग हो और एक CH3 बाहर हो, दूसरा ये हो गया। अब इनके अलावा तो और कोई साइक्लिक पॉसिबल नहीं है, तो ये तो 2 हो गए हमारे साइक्लिक वाले। ऐसे ही हमारे असाइक्लिक वाले भी बन सकते हैं, तो वो भी बना के देख लो, ठीक है। असाइक्लिक वाले कौन से बन सकते हैं? कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, फोर्थ में क्या होगा कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ब्रांचिंग हो देन डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया? पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला। तो पहले आपको जब भी ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे ना, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो और उसके बाद क्या करो? देख लो कि कौन से पॉसिबल साइक्लिक और असाइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो उससे आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो 6 टाइप्स थे वो डिस्कस करे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, वो हमें डिस्कस करना है, टोटोमेरिज्म। टोटोमर्स क्या होते हैं? इस बार जेईई मेंस में टोटोमर्स के ऊपर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए टोटोमर्स के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि टोटोमेरिज्म या फिर टोटोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो टोटोमेरिज्म जो होता है ना, इसको हम लोग कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का डायनेमिक आइसोमेरिज्म होता है। डायनेमिक आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? देखो हमारे पास एक कीटो फॉर्म है, सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। हम इसकी एक इनोल फॉर्म बनाते हैं। इनोल मतलब यहाँ पे एक इन होगा और यहाँ पे ये OH बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या फॉर्म किया? एक कीटो फॉर्म, एक इनोल फॉर्म। अब ये जो दोनों फॉर्म्स होती है ना आपस में, ये दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में होती है और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब ये दोनों फॉर्म्स इंटरकन्वर्टिबल होती है,
ठीक है। अब यानी कि ये जो दोनों फॉर्म्स है ना आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस होगी कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो कीटो फॉर्म होगी, कुछ ऐसी कंडीशंस होगी कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो इनोल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो दोनों फॉर्म्स होती है कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, ये आपस में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। अब ये दोनों फॉर्म बन कैसे रही है, देखो अगर यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन पे है ये हाइड्रोजन, ठीक है, हम मानते हैं ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे चला जाए, ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, वही हुआ, देखो ये हाइड्रोजन फर्स्ट से थर्ड पे चला गया, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है, इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन, और पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम 2,3 टू 1,2, ठीक है। तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। तो बेसिकली टोटोमेरिज्म क्या होता है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट, इनको हम क्या बोलते हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म में बेसिकली क्या हो रहा है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है फ्रॉम फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम, और पाई बॉन्ड का इसका उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्म्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है और यहाँ पे दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन का टू एंड फ्रो मोशन होगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन थर्ड एटम पे चली जाएगी तो इनोल फॉर्म बन जाएगी, जब वापस 1 पे आएगी तो कीटो फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या होता है, किस तरीके से टोटोमेरिज्म होता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है टोटोमेरिज्म शो करने की, वो हमें देखना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस देखते हैं टोटोमेरिज्म की, ठीक है। देखो कंडीशन क्या होगी, देखो अगर हमारे पास कोई भी एटम है, सपोज x, ठीक है, y और डबल बॉन्ड z, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होना है, ये हम 1 एटम मान लेते हैं, ये सेकंड एटम, ये थर्ड एटम मान लेते हैं, ठीक है। अब इस x एटम पे क्या है, होनी चाहिए हाइड्रोजन होनी चाहिए, तभी तो ये फर्स्ट से थर्ड पे मूव करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो y है ये क्या होना चाहिए, कार्बन एटम, ये देखो ये क्या हो सकता है, कार्बन एटम भी हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन भी हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन भी हो सकता है। ऐसे ही ये Z भी कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो हमारा X है ना, यहाँ पे इस X के पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, तभी तो ये Z पे जाके शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो X पे हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो यही जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे इस Z एटम पे शिफ्ट होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या कंडीशन है कि इस तरीके से X एटम जो कि डबल बॉन्ड वाले के साथ YZ जिनमें डबल बॉन्ड है, उस पे क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन होनी चाहिए। होगा क्या कि ये हाइड्रोजन एटम इस Z पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ पे जो भी एटम है, कार्बन है या जो भी है, उस पे ये हाइड्रोजन होनी चाहिए ताकि वो थर्ड एटम पे जाके शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो जब शिफ्ट होगी तो देखो ये पाई बॉन्ड अब यहाँ आ गया, यानी कि X और Y के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, और जो हाइड्रोजन एटम है वो अब किस पे चला गया, Z पे चला गया, ठीक है। तो मतलब कि टोटोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करी थी, एल्डिहाइड और कीटोन्स के अलावा भी जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो भी शो करते हैं। देखो कैसे शो करते हैं, अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड्स की, तो क्या होगा, CH3N+ डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, मतलब ये Y एटम है, ये Z एटम है, ये X एटम है। अब इस X एटम के पास देखो हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगी, Z एटम पे जाएगी, मतलब कि, और ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड
N+ हाइड्रोजन कहाँ चली जाएगी, Z एटम पे, और ये O- एज इट इज। तो मतलब ये दोनों भी क्या है, आपस में टोटोमर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने अब कंडीशन तो देख ली टोटोमेरिज्म को शो करने की। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग जहां पे हम चेक करेंगे कि क्या वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो देखो पहला एग्जांपल अगर हम लोग ले, पहला एग्जांपल क्या है ये। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब ये डबल बॉन्ड तो है, Y है, ये Z है। ठीक है, अब इसके साथ में एक एटम होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो कोई एटम ही नहीं है। अब यहाँ पे ये जो एटम है इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड में बात करूं, अगर एक और कंपाउंड लिया मैंने, सपोज ये कंपाउंड था। ठीक है, अब देखो ये क्या है, Y, ये Z, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये X है और इस पे हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा कहाँ, Z पे, मतलब कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो बस क्या चेक करना है, जो हमारे Y डबल बॉन्ड Z है उसके साथ जो X है उस पे हाइड्रोजन होनी चाहिए जो कि ट्रांसफर हो जाए इस Z वाले एटम पे, तो मतलब कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल लूँ, थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया सपोज ये। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो मतलब ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो अगर ये टोटोमेरिज्म शो करता है तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन चली जाएगी ऑक्सीजन पे, तो देखो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ये कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब ये जो कंपाउंड है ये क्या बन रही है, एक साइक्लोब्यूटाडाइईन बन रही है। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइईन। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना ये मोस्ट अनस्टेबल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स मोस्ट अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि देखो ऐसे कंपाउंड्स ना एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक का मतलब आगे जब मैं एरोमेटिसिटी आपको पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आएगा। तो जितने भी हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से ऐसे कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर ये बनेगा कैसे, तो ये बनेगा ही नहीं और सिर्फ हमारी ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कंपाउंड अपनी कीटो फॉर्म में ही प्रीडोमिनेंटली रखा रहता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और एक और बात यहाँ पे कि जो हमेशा जो प्रीडोमिनेंटली अगर हम बात करें तो हमारी कीटो फॉर्म जो होती है, कीटो फॉर्म जो होती है वो इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है जो कि हाईली पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, और हाईली पोलर होने की वजह से ही जो हमारी कीटो फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि पोलर बॉन्ड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। लेकिन CC बॉन्ड की अगर हम बात करें तो उसमें C और C के बीच में बॉन्ड होता है, वो पोलर नहीं होता, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। इस वजह से जो हमारी कीटो फॉर्म होती है वो हाईली स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। लेकिन बहुत सी ऐसी केसेस होती है जिसमें इनॉल फॉर्म भी ज़्यादा स्टेबल होती है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात करी कि ये जो कंपाउंड है ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मैं एक और कंपाउंड देखूं जैसे सपोज ये हमारा क्विनोन है, इस पे क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या ये कंपाउंड अपनी इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी इनॉल फॉर्म बनाऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लग जाएगी। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ गए। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन ये तो रिंग में है और बॉन्ड एंगल कितना कम है, मतलब ये जो रिंग है इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल होना तो 180 डिग्री चाहिए था और कितना कम बॉन्ड एंगल है, मतलब ये जो सिस्टम है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड बनने के लिए तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल चाहिए, तभी दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड्स
रिंग में तो फॉर्म ही नहीं हो सकते। तो इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स ये जो क्विनोन है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्विनोन बोलते हैं, ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स लिए। ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा कंपाउंड नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी इस टोटोमेरिज्म के टॉपिक को और बताऊंगी कि इनोल कंटेंट हम लोग कैसे, किन किन कंपाउंड्स में इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और उसका रीजन क्या है इनोल कंटेंट का बहुत ज्यादा होने का। और क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं वो इसी बेसिस पे पूछे जाते हैं कि बताओ कि इनमें से किस कंपाउंड का इनोल कंटेंट मैक्सिमम होगा। तो इस टॉपिक को मैं वहां कंटिन्यू करूंगी अपने सेकंड लेक्चर में जीओसी के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और जितना पॉसिबल हो सके शेयर करें। थैंक यू।